हेलो बच्चों, समर्पण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.2 सीखेंगे और प्रश्नावली 3.1 नए सिलेबस में डिलीट है, इसलिए उसको हम नहीं करेंगे। जो हमारे सिलेबस में है वही हम पढ़ेंगे। और 3.1 भी डिलीटेड है और 3.5 भी डिलीटेड है, उनको हम नहीं करेंगे। जो हमारे सिलेबस में नए सिलेबस में है हम उसी का शुरुआत करेंगे। चलें देखें। तो प्रश्नावली 3.2 पढ़ने से पहले आप क्लास 9th का थोड़ा सा रिवीजन करना जरूरी होगा, नहीं तो समझने में समस्या होगी। चले थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम कार्तीय तल के बारे में सीखते हैं। कार्तीय तल क्या चीज है? यदि समतल में परस्पर दो लंब रेखाएं खींचें, यदि समतल में परस्पर दो लंब रेखा खींचें, लंब रेखा का मतलब दोनों एक दूसरे के साथ 90 अंश का कोण बनाए, जिसमें एक रेखा जो स्लीपिंग है इसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं, जो स्टैंडिंग लाइन है इसे हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, और स्लीपिंग लाइन को हम नाम देते हैं एक्स अक्ष, और स्टैंडिंग लाइन जो है इसे हम नाम देते हैं वाई अक्ष। और नीचे यहाँ आप लिख सकते हैं वाई डैक्स, यहाँ बाएं साइड लिख सकते हैं एक्स डैक्स। इसमें क्या होता है, दोनों अक्ष, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, दोनों अक्ष एक दूसरे को जहां पे प्रतिच्छेद करते हैं उसे हम ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु ओ कहते हैं। और कोई भी दूरियां मापनी है तो मूल बिंदु ओ से ही नापते हैं। और यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, इस प्रकार से ये हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारा पूरा वाई अक्ष है। एक्स अक्ष का दो पार्ट है, एक पार्ट को ओ एक्स अक्ष बोलेंगे, दूसरे पार्ट को ओ एक्स डैक्स अक्ष बोलेंगे। इसी प्रकार वाई अक्ष के भी दो पार्ट हैं, एक ओ वाई अक्ष और एक ओ वाई डैक्स अक्ष। ये जो डैक्स अक्ष वाला बना होता है ये ऋणात्मक संख्याओं के लिए बना होता है, और जो सादा अक्ष है जैसे ओ एक्स अक्ष, यह ओ एक्स अक्ष धनात्मक संख्याओं के लिए और ओ एक्स डैक्स ऋणात्मक संख्याओं के लिए। मतलब डैक्स अक्ष अगर ओ के साथ ले रहे हैं तो उस पर हम ऋण संख्या को निरूपित करेंगे, और डैक्स वाला नहीं है ओ के साथ, जैसे ओ वाई अक्ष, ओ वाई अक्ष पर धनात्मक संख्याओं को निरूपित करेंगे, ओ वाई डैक्स अक्ष पे ऋणात्मक संख्याओं को निरूपित करेंगे। इसलिए ओ एक्स अक्ष, यक्स यहाँ पे आपका होता है प्लस, वाई भी होगा प्लस, जहां डैक्स आएगा वो लगेगा माइनस, जहां डैक्स होगा वो लगेगा माइनस। थोड़ा सा चिन्हों की परिपाटी पढ़ते हैं। चिन्हों की परिपाटी, जब समतल में हम परस्पर दो लंब रेखा खींचते हैं तो कुल 4 चतुर्थांश बनता है, इसे हम फर्स्ट चतुर्थांश कहते हैं, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और ये फोर्थ चतुर्थांश, क्वाड्रेंट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। थोड़ा सा चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए। पहला चतुर्थांश जो बना है हमारा, यह ओ एक्स अक्ष और ओ वाई अक्ष से मिलकर बना है, तो इसमें चिन्ह का परिपाटी क्या होगा, पहले हम एक्स अक्ष का चिन्ह लिखेंगे। तो यह हमारा चतुर्थांश ओ एक्स अक्ष और ओ वाई से बना, पहले ओ एक्स, पहले एक्स आता है फिर वाई आता है, इसलिए पहले एक्स का चिन्ह लिखेंगे प्लस कामा, फिर इसके बाद वाई वाला चिन्ह लिखेंगे, इसका भी प्लस है। यानी आपको याद होना चाहिए पहले चतुर्थांश में प्लस कामा प्लस होता है। इसी प्रकार दूसरा चतुर्थांश हमारा ओ एक्स डैक्स और ओ वाई से मिलकर बना है। यहाँ पे चिन्ह की बात अगर करें, पहले एक्स डैक्स वाला चिन्ह आएगा, पहले एक्स फिर वाई, तो एक्स डैक्स का चिन्ह है माइनस कामा, और फिर ये ओ वाई अक्ष का चिन्ह है प्लस। तीसरा चतुर्थांश की बात करें तो यहाँ पे देखें चिन्ह क्या बनता है। तीसरा चतुर्थांश हमारा ओ एक्स डैक्स ओ वाई डैक्स से बना है, पहले एक्स का चिन्ह लिखेंगे, एक्स डैक्स का चिन्ह माइनस कामा वाई डैक्स का चिन्ह माइनस, यानी तीसरे में माइनस कामा माइनस होगा। इसके बाद चौथे की बात करें तो चौथे में चिन्हों की परिपाटी अगर आप देखेंगे, चौथा हमारा इस अक्ष ओ एक्स और ओ वाई डैक्स से बना है, पहले एक्स अक्ष का चिन्ह लिखेंगे जो कि प्लस है कामा, फिर वाई डैक्स का चिन्ह माइनस। यानी ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, बहुत जगह काम देगा। पहले चतुर्थांश में अगर आपसे कोई पूछे कोई बिंदु पहले चतुर्थांश में है
उसका चिन्ह बताओ, तो आप कहेंगे प्लस कामा प्लस। अगर बिंदु दूसरे चतुर्थांश में है तो उसका चिन्ह होगा माइनस कामा प्लस, तीसरे में होगा तो माइनस कामा माइनस, चौथे में होगा तो प्लस कामा माइनस। आप याद कर सकते हैं ऐसे, केवल दो याद करो, पहला दूसरा। पहला रट लो प्लस कामा प्लस, दूसरा पहले ऋण तब धन। तो फिर तीसरा चौथा कैसे होगा? फर्स्ट का अपोजिट थर्ड है, तो फर्स्ट का अपोजिट थर्ड है क्योंकि इसके सामने ए क्वाड्रेंट है, यानी अगर इसमें प्लस प्लस तो इसका जस्ट अपोजिट माइनस माइनस। और सेकंड का अपोजिट फोर्थ है, अगर सेकंड में माइनस प्लस तो जस्ट इसका अपोजिट माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। इस प्रकार से आपको चिन्हों की परिपाटी मालूम होनी चाहिए। अब थोड़ा सा अगर हम बात करें यहाँ पे, थोड़ा सा अगर बात करें तो देखें, पुनः एक बार हम ये आपका x अक्ष, ये आपका y अक्ष, यहाँ आप लिखना चाहें x डैक्स, यहाँ लिखना चाहें y डैक्स, ये ओरिजिन पॉइंट ओ। जैसे अगर हम कहें इसमें हम बराबर स्केल है, पैमाना है, बराबर टुकड़ा बनाते हैं, 1 2 3 4, जरूरत पड़ेगा और आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ भी y अक्ष पे 1 2 3 4 5। अब अगर एक बिंदु हम यहाँ पे लें, जैसे यहाँ पे एक बिंदु ले रहे हैं, अब इस बिंदु से दोनों अक्षों पर हम लंब डालेंगे। लंब का मतलब सीधी लाइन, लंब का मतलब सीधी लाइन खींचना है। दोनों इस बिंदु से दोनों अक्षों पे लंब डालेंगे। पहले हम x अक्ष पे लंब डालेंगे। जब x अक्ष पे लंब डालेंगे तो ये 3 पर काट रहा है, x अक्ष को 3 इकाई पर काट रहा है। और यहाँ से हम y अक्ष पर अगर लंब डालें, यहाँ से y अक्ष पर लंब डालें तो 4 इकाई पर काट रहा है। इसका मतलब ये हुआ, किसी बिंदु का अगर हमें निर्देशांक लिखना है, किसी बिंदु का निर्देशांक लिखने के लिए दो चीज चाहिए, x का मान और y का मान। किसी बिंदु का अगर निर्देशांक लिखना है, फार्मूला होता है x, y और छोटे ब्रैकेट के अंदर। याद रखें, जहां x को हिंदी में भुज कहते हैं, y को हिंदी में हम कोट कहते हैं। किसी बिंदु का अगर निर्देशांक लिखना है तो छोटे ब्रैकेट में सूत्र बना लीजिए x, y। यानी अगर हमें इस बिंदु का निर्देशांक लिखना है, जैसे आदमी का नाम होता है वैसे बिंदु का निर्देशांक होता है। अगर किसी बिंदु का निर्देशांक लिखना है तो आप पहले छोटा ब्रैकेट बनाएंगे और निर्देशांक लिखने का फार्मूला है x, y। तो x का मान लिखो और y का मान। अब x का मान क्या होगा, तो देखो यह लंब x अक्ष को किस अंक पे काट रहा है, यह लंब x अक्ष को 3 इकाई पर काट रहा है, तो इसका x 3 हो गया, कामा इसके बाद y का मान। तो देखो यह बिंदु से जो लंब डाले हैं y अक्ष को 4 इकाई पे काट रहा है, यानी y अक्ष को 4 इकाई पे काट रहा है, तो y का मान 4 हो गया, यानी 3,4। यानी इस बिंदु का निर्देशांक होगा 3,4। जरा आप लोग सोच के बताएं, एक पॉइंट यहां हमने ले लिया, हम कहें इस बिंदु का निर्देशांक लिखो। तो किसी बिंदु का निर्देशांक लिखना है तो दो चीज चाहिए, x का मान और y का मान। पहले यह बिंदु से x पे लंब डाल दो जो कि 2 इकाई पे काटा, और यहाँ से y पे लंब डाल दो जो कि 3 इकाई पर काट रहा है। अर्थात अब इस बिंदु का नाम होगा, नाम का मतलब निर्देशांक होगा। किसी बिंदु का निर्देशांक लिखना है तो पहले x का मान फिर y का मान। तो x का मान कैसे आएगा, देखो यह लंब x को 2 इकाई पर काट रहा है, तो x का मान 2 हो गया, कामा y का मान, तो y को 3 इकाई पे काट रहा है तो y का मान 3 हो गया। यानी इस बिंदु का निर्देशांक 2,3, इस बिंदु का निर्देशांक 3,4। अगर किसी आदमी का नाम फिक्स है तो फिक्स नाम से बुलाएंगे तो वह तभी बोलेगा, अगर उसके निश्चित नाम से नहीं बुलाएंगे तो नहीं बोलेगा। अगर आप कहेंगे बिंदु 3,4, बिंदु 3,4 तो ये वाला बिंदु बोलेगा। अगर आप कहेंगे बिंदु 2,3 तो ये वाला बोलेगा, क्योंकि इस बिंदु का ये नाम है, इस बिंदु का ये नाम है। जरा सा आप बताएं, यहाँ 2 रेखाएं जब प्रतिच्छेद करेंगे एक बिंदु बनेगा, इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, पहले x का मान x
1 है, y का मान 2 यानी 1,2। इस प्रकार से आप बिंदुओं का निर्देशांक लिखना सीख गए। तो चलें अब हम आगे बात करते हैं कुछ और बेसिक। यहाँ पे एक चीज और आपको जानना है, जैसे समीकरण में दो पक्ष होते हैं, एक बायां पक्ष एक दायां पक्ष। जैसे तराजू में दो साइड होता है, एक बायां साइड एक दायां साइड, वैसे समीकरण भी है, इसमें दो पक्ष होते हैं, एक बायां पक्ष एक दायां पक्ष। जैसे मान लो ये आपका घर का तराजू है, ये आपका घर का तराजू है, तराजू में दो पल्ले होते हैं, एक बायां पल्ला एक दायां पल्ला। यहाँ पे दोनों साइड को बैलेंस कैसे करेंगे, संतुलित कैसे करेंगे, ये सीखना बहुत जरूरी है। जैसे हम कहें इसमें 5 किलो अनाज है, इसमें 7 किलो अनाज है, या 7 किलो अनाज है, ठीक है। अब दो कंडीशन में पूछा जाएगा, सवाल में दो कंडीशन देगा। हम यहाँ पे ये कह रहे हैं ये बायां पल्ला है, बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है। हम कह रहे हैं बाएं पक्ष में जो अनाज है उससे 2 किलो अधिक अनाज दाएं पक्ष में है। तो अब इन दोनों साइड को हमें बराबर करना है, तो पहले आप अगल बगल लिख लो, इसमें 5 है यहाँ 7, दोनों को हमें बैलेंस करना है, बराबर करना है। तो वैसे तो दो तरीका है, दोनों साइड को बराबर करने के दो तरीका है, या तो इसमें कुछ और अनाज मिलाओ, या तो इसमें जिसमें ज्यादा है उसमें से कुछ अनाज निकालो। तो आप एक ही तरीका अपनाओ, कभी गलती नहीं करेंगे। जो कमजोर वाला साइड हो उसी में हमेशा मिलाना, कमजोर वाले साइड में हमेशा मिलाना, तो हमेशा बैलेंस करेगा। जैसे इसमें 5 केजी अनाज है, इसमें 7 केजी अनाज है, तो क्वेश्चन शर्त कह रहा है दूसरे पक्ष में अनाज जो है वो पहले वाले से 2 केजी अधिक है। अगर अधिक या कम का नाम ले तो हमेशा प्लस करके मिलाना है, किसमें, कमजोर वाले साइड में। कमजोर साइड 5 है तो इसमें प्लस करके मिलाएं, कितना कम अधिक, 2 केजी अधिक है या तो इसमें 2 कर देंगे, तब ये दोनों पक्ष बैलेंस हो जाएंगे। तो 5 2 7 ये भी, 5 2 7 ये भी। जब कम अधिक करके कहे तो आपको हमेशा कमजोर साइड देखना है, कमजोर साइड में आप प्लस करके मिलाना है। अगर कम या अधिक का नाम ले, चाहे कम कहे या अधिक कहे, हमेशा कम या अधिक कहे तो आप जो है कमजोर साइड में हमेशा प्लस करना है, कमजोर साइड में हमेशा प्लस करना है। लेकिन जब गुना का नाम ले, जब गुना का नाम ले, गुना मीन्स गुणा, तो कमजोर वाले साइड में गुणा करना है। जैसे अगर हम एग्जांपल सेट करें, इस साइड में 5 केजी अनाज और इस साइड में 15 केजी अनाज, इस साइड 5 केजी अनाज, इस साइड 15 केजी अनाज, दोनों को बैलेंस करना है तो पहले दोनों को अगल बगल लिख लो, 5 और 15, यानी दोनों को बराबर करना है। तो हम आपको बता रहे हैं हमेशा कमजोर वाला साइड चुने, कमजोर 5 है तो जो भी कुछ करना है कमजोर वाले में। जब कम अधिक शर्त होगा तो कमजोर वाले में प्लस करना है, और जब गुना का बात होगा तो कमजोर वाले में गुणा करना है। अब शर्त सुने, इस साइड 5 केजी अनाज है, इस साइड 15 केजी अनाज है, जो कि दूसरे साइड में जो अनाज है वो पहले साइड का 3 गुना है। अब ये 3 गुना है, गुना का नाम लिया है इसलिए कमजोर साइड में हम 3 का गुणा करेंगे, तब 5 3 15 और 15 तब ये बराबर आप लगा सकते हैं। ये बात दिमाग में रखना, चाहे गुना का नाम ले चाहे कम अधिक का नाम ले, हमेशा हमें चॉइस करना है कमजोर साइड, कमजोर साइड में ही मिलाना है, या तो प्लस करके मिलाएंगे या तो गुना करके। अगर कम या अधिक का नाम लिया है तो प्लस करके मिलाना है कमजोर वाले में, और गुना का नाम लिया है तो कमजोर वाले में गुणा कर देना है। ये हमेशा रख लें, जीवन भर के लिए रख लें, काम देगा आपको।
दूसरा बेसिक बात आपको बता रहे हैं, उसको भी याद रखें, बहुत जरूरी है, क्योंकि चलते रास्ते में लोग पूछ देते हैं तो लोग बता नहीं पाते। जैसे पूछा जाए अगर आपसे, ये बहुत जरूरी है ऐकिक नियम, एक पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य, अगर हम कहें एक पेन का मूल्य 5 रुपए, तो 2 पेन का मूल्य तो आप कहेंगे 10 रुपए। अगर एक पेन का मूल्य 5 रुपए तो 2 पेन का मूल्य आप कहेंगे 10 रुपए। अब 10 रुपए आ कैसे रहा, कभी आप सोचें, वही यहां सोचना है। एक पेन का मूल्य 5 रुपए तो 2 पेन का मूल्य 10 रुपए कैसे आ रहा है, तो हमें जो निकालना है वो लिखो। हमें निकालना है 2 पेन का मूल्य, क्योंकि एक पेन का मूल्य 5 रुपए, इसलिए ये सिंबल देखें, चूंकि में क्या होता है, 2 बिंदी ऊपर 1 बिंदी नीचे, इसलिए में 1 बिंदी ऊपर 2 बिंदी नीचे, इसलिए 2 पेन का मूल्य जानना है, इसलिए 2 पेन का मूल्य बराबर। अब आप एक चीज नोटिस करें, यहां बाएं पक्ष में बराबर पहले जो होगा बाएं पक्ष में 1 था, दूसरी बार बाएं पक्ष में क्या हो गया, 2, जो कि बढ़ गया, 1 से 2 हो गया, बढ़ गया। अगर बढ़ गया तो एक मतलब गुणा किया गया है, इसमें गुणा किया गया है, तभी ये बढ़ गया। तो सोचो 1 से 2 होने के लिए इसमें कितने का गुणा, 1 में जब आप 2 का गुणा करोगे तभी 2 आएगा, मतलब इसमें आपने 2 का गुणा किया, 2 1 के 2। तो जो काम बाएं में करेंगे वही काम दाएं में भी करना पड़ेगा, तब बैलेंस बन जाएगा। तो 2 पेन का मूल्य क्या होगा, आपने बाएं में 2 का गुणा किया तो दाएं में भी 2 का गुणा कर दो, 5 दूनी 10 रुपए। इस प्रकार से आप जानते रहे। एक और उदाहरण ले लें, जैसे हम कहें 1 केजी चीनी का मूल्य 45 रुपए है। 1 केजी चीनी का मूल्य 45 रुपए। अगर हम कहें तो बताओ 7 केजी चीनी का मूल्य, 7 किलो चीनी का दाम, तो 1 को 7 बनाना है, माने मान बढ़ाना है, तो इसमें गुणा करेंगे। 1 की जगह 7 हो तो जरूरी है 1 में 7 का गुणा, तो 7 1 के 7 केजी, तो 7 केजी चीनी का मूल्य बराबर। अब सोचो आपने बाएं में कितने का गुणा किया, 1 से 7 होने के लिए आपने 1 में 7 का गुणा किया तो 7 हुआ। अगर बाएं में 7 का गुणा तो इसमें भी 7 का गुणा करेंगे, यानी 45 गुणे 7। अब गुणा कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। अब इसी प्रकार थोड़ा अलजबरा की बात कर लें तो ज्यादा बढ़िया आप समझ पाएंगे। अगर हम कहें एक पेन का मूल्य 15 रुपए, तो एक्स पेन का मूल्य क्या होगा, एक पेन का मूल्य 15 रुपए, हमें 5-6 पेन का दाम नहीं निकालना, हमें यक्स पेन का मूल्य निकालना है। अब यहां यक्स लाना है। अब सोचो यक्स लाने के लिए आप 1 में कितने का गुणा करोगे, भाई यक्स लाना है तो 1 में यक्स का ही गुणा करेंगे, तो इसमें यक्स का गुणा करो, यक्स 1 के यक्स, इसलिए एक्स पेन का मूल्य बराबर। अब जो काम बाएं में किए वही काम दाएं में करेंगे। आप बाएं में x का गुणा किए हैं तो दाएं में भी x का गुणा करेंगे, 15 में भी x का गुणा। तो गिनती में जब भी अक्षर का गुणा करना हो पहले गिनती लिखा करो, फिर अक्षर जिसका गुणा कर रहे हैं लिख लो, हो गया 15x रुपए होगा। अगर एक पेन का मूल्य 15 रुपए तो x पेन का मूल्य कितना होगा, 15x रुपए। जरा आप सोच के बताओ बिना लगाए। 1 केजी सेब का मूल्य बराबर 80 रुपए,
तो आपको बताना है y kg सेब का मूल्य। अब y बनाना है तो इसमें y का गुणा, तो y एक के y kg सेब का मूल्य बराबर, इसमें y का गुणा तो इसमें भी y गुणा, यानी y का गुणा 80 में, तो पहले गिनती फिर अक्षर 80 y रुपए होगा। ये बेसिक बातें आप माइंड में रख लो। कहने का मतलब एक पेन का मूल्य जो होगा उसी में हमें जितने का निकालना है उतने का गुणा कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। चले हम और कुछ बातें थोड़ा सा सिखा दें। समीकरण बनता कैसे है। दिए हुए हिंदी कथन को गणित के भाषा में आप लिख दें, दिए हुए हिंदी कथन को गणित के भाषा में लिख दें और उचित संक्रियाओं का प्रयोग करें। संक्रियाएं 4 हैं, धन ऋण गुणा भाग, तो समीकरण बन जाएगा। जैसे एक हम कथन लेते हैं, दो संख्याओं का योग 75 है। अब इसका हमें समीकरण बनाना है। दो संख्याओं का योग 75 है, योग का चिन्ह प्लस होता है, अंतर का चिन्ह माइनस होता है, गुना का चिन्ह गुणा होता है। दो संख्याओं का योग 75 है। अब इसको गणित के भाषा में आप लिख दो, समीकरण बन जाएगा। अब दो संख्याएं पता नहीं कौन कौन है, ऐसी बहुत संख्याएं दो मिलेंगी जिनका योग करेंगे 75। जब बहुत सारी संख्याएं हैं तो एक निश्चित संख्या प्राप्त करने के लिए उनको हम किसी चर के द्वारा मान लेते हैं। दो संख्याएं हैं, माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। हम यहां पढ़ रहे हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण, इसलिए एक राशि को x मानो, दूसरे को y मान लो, इसमें दो चर आ गए। करें दो संख्याओं का योग। अब इन दोनों का योग कर दो, योग माने जोड़ दो, जोड़ने का चिन्ह लगा दो प्लस। दो संख्याओं का योग 75 है, जो रिजल्ट मिले उसे दाएं में आप रखें। योग 75 आ रहा है यानी ये रिजल्ट है, ये प्रोडक्ट है, इसको आप राइट में रखेंगे, यानी x प्लस वाई बराबर 75। ऐसी तमाम बहुत संख्याएं मिलेंगी। जैसे अगर हम कहें 45 ले लो और धन 30 ले लो, 45-30 जोड़ेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 75। जो रिजल्ट आता है उसे राइट में रखा करो। तो दो संख्याओं का योग 75 है, यानी दोनों को जोड़ने पर 75 मिल रहा है, तो ये रिजल्ट है, परिणाम है। परिणाम को आप राइट में रखो, यानी ये हो गया दो संख्याओं का योग 75। इसी प्रकार अगर कहे दो संख्याओं का अंतर 25 है, दो संख्याओं का अंतर 25 है, तो परिणाम क्या है 25। परिणाम को राइट में लिखें। दो संख्या मान लो, पहली x दूसरी y, दोनों का अंतर माइनस लगाओ, बराबर कितना 25। ये बन गया समीकरण। तो समीकरण बनाना आप जाने और अच्छे से सीख जाएंगे जब प्रश्नावली स्टार्ट होगा। चले हम लगभग बेसिक बातें हो गई हैं, प्रश्नावली 3.2 स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखते हैं क्या है। तीन दशमलव दो, ये प्रश्नावली 3.2 है। सवाल क्या है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात करें। ध्यान दें, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो होते हैं उनको हल करने की 4 विधियां हैं, जिसमें पहली विधि है ग्राफी विधि, दूसरी विधि है विलोपन विधि, तीसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि और एक है बीजगुणन विधि। तो सबसे पहले हमें ग्राफी विधि से सॉल्व करना है। समीकरण सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, सबसे अहम बात है समीकरण बनाना। जो जिनको समीकरण बनाना आ जाएगा वो सॉल्व कर ही लेंगे। तो सवाल कर रहा है, ये जो समस्या दिया गया है
इनके आपको रैखिक समीकरण युग्म बनाना है जोड़े में, और उनको ग्राफिक विधि से हल ज्ञात करना है। तो सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या है? कक्षा 10, x मीन्स 10, रोमन में x को 10 बोलते हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, मतलब लड़कियों की संख्या ज्यादा है, लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। कौन? लड़कियां 4 ज्यादा हैं लड़कों से। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। सवाल एक बार पुनः समझ लें। कक्षा 10 में टोटल 10 विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी में लड़के लड़कियां दोनों आ जाते हैं, मतलब कक्षा 10 में टोटल 10 विद्यार्थी हैं, जिनमें लड़के भी कुछ होंगे, कुछ लड़कियां भी होंगी। लेकिन शर्त क्या कर रहा है? शर्त यह कर रहा है जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक है। जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक है। तो कह रहे हैं लड़कों और लड़कियों की संख्या अलग अलग आप पता करें, और उसको हल करने के लिए ग्राफिक विधि से हल करके आपको बताना है। तो सबसे पहले हम समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनाएंगे, और अगर समीकरण बना लिए तो उनको हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चले क्वेश्चन फर्स्ट। सबसे पहले समीकरण बनाते समय पहले आप देखो क्या पूछा है। लास्ट में जो पूछा हो उसको आप मान लिया करो। चूंकि यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं 2 चर वाला रैखिक समीकरण, 2 चीज पूछे तो एक को x मान लियो और एक को y। तो यहाँ पूछा है लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या, माना लड़कों की संख्या x, माना लड़कों की संख्या बराबर x। हम ये मान लिए उस क्लास में x लड़के हैं तथा लड़कियों की भी संख्या पूछा है, तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। ये मान लिए, जो पूछा है मान लिए। अब इसमें समीकरण बनाएंगे। तो 2 शर्त है। फर्स्ट प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट प्रश्नानुसार पहला शर्त क्या है? जो शर्त है उसी को गणित के भाषा में लिख दो, समीकरण बन जाएगा। अगर 2 चर माने हैं तो 2 समीकरण बनाना पड़ेगा। पहला प्रश्न है, सोचो कक्षा 10 में टोटल 10 विद्यार्थी हैं। तो 10 विद्यार्थी का मतलब उसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। कहने का मतलब अगर हम उस क्लास के लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को जोड़ दें तो बराबर टोटल विद्यार्थी 10 के बराबर हो जाएंगे। अर्थात पहला समीकरण हमारा बनेगा लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या बराबर उस क्लास के टोटल विद्यार्थियों की संख्या जो कि 10 है। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद दूसरा समीकरण बनाएंगे। तो यहां लिखेंगे सेकंड प्रश्नानुसार लिखो या शर्तानुसार, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड प्रश्नानुसार दूसरा शर्त क्या है? शर्त आप पढ़ेंगे तो अपने आप क्वेश्चन में मिलेगा। शर्त ये कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है, लड़कियां ज्यादा हैं, ये याद रखो। तो अब तराजू में आप जानते हैं 2 साइड, तराजू में 2 साइड, एक बायां साइड एक दायां साइड। तो एक साइड आप लड़कियों को रख लीजिए, मान लेते हैं लड़कियों की संख्या तो माने हैं y, या एक तरफ लड़कों को ही बुला लीजिए। चलो पहले लड़कों को एक साइड रखते हैं, लड़कों की संख्या x है। तराजू के एक साइड लड़के को आप रख लीजिए और तराजू के दूसरे साइड आप लड़कियों की संख्या को रख लीजिए।
x लड़के हैं, y लड़कियां हैं। अब सोचो कौन ज्यादा है? लड़कियां ज्यादा हैं, यानी ये साइड ज्यादा है तो कमजोर ये साइड है। हम आपको बताए हैं बैलेंस करते समय क्या करेंगे, हमेशा कमजोर साइड पकड़ेंगे। कमजोर साइड लड़कों की संख्या है, तो ये कितना कमजोर है? लड़कियां 4 अधिक हैं, लड़कों से लड़कियां 4 अधिक हैं। कम अधिक का नाम ले, कमजोर वाले में प्लस करेंगे, यानी x + 4, तब ये बैलेंस हो जाएगा। x + 4 बराबर y। अब इसको और समीकरण का सही रूप देना चाहें तो x y एक साइड रखो, तो धन y इस पार आएगा, यहां लिखेंगे, या इसी को हम ऐसे घुमा के लिख सकते हैं, x - y बराबर धन 4 उस पार जाएगा, धन 4 उस पार अगर जाएगा तो -4 हो जाएगा। लड़कों की संख्या जो है वो लड़कियों से 4 अधिक है। फिर से एक बार, लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों से 4 अधिक है, यानी लड़कियां ज्यादा हैं तो लड़कों वाले में मिलाना पड़ेगा। ये आपका समीकरण हो गया है। ठीक, x - y बराबर -4, ये तो समीकरण बन गया। अब हम क्या करें? अब इसको हमें ग्राफी विधि से हल करना है। तो ग्राफी विधि से हल करने के लिए आपको पहले 2 टेबल तैयार करना पड़ेगा। ग्राफी विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करते समय पहले आपको समीकरण 1 का और समीकरण 2 का टेबल बनाना पड़ेगा। ये आपका समीकरण 1 ही है। टेबल कैसे बनाते हैं ये देखें। टेबल बनाने के लिए पहले समीकरण 1 लेंगे, तो यहां लिखना होगा आपको समीकरण 1 से। टेबल बनाने के लिए आप या तो x अकेला करो या तो y। चलो हम x अकेला करते हैं। x बराबर 10 के बगल में धन y जाएगा उस पार, तो इधर धन y उधर -y, 10 - y। अब हम इसका टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनाते हैं जरा ध्यान दें। टेबल अगर बना लिए तो ग्राफ खींचने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ आप लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y। x के 2 मान, y के 2 मान कम से कम आने चाहिए। यहाँ 3 बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें केवल 2 ही चाहिए। चलिए बन गया, कोई दिक्कत नहीं। चलें, अब कैसे मान चुनेंगे? जो आप देखें, जो चर अकेला ना हो उसका मान आप अपने मन से लो। यहाँ पे x अकेला है चर, y चर अकेला नहीं है, इसके साथ 10 लगा है। जो चर अकेला ना हो उसका मान अपने मन से लो, कुछ भी लो, आपकी इच्छा, y का मान चाहे जो ले लो। लेकिन ये ध्यान दें, हमेशा ऐसे मान चुने जिससे x का जो मान आए वो पूर्ण संख्या में आए। पूर्ण संख्या का मतलब बिना दशमलव का आए, ज्यादा बढ़िया है। दशमलव में भी आएगा तो भी आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होगा सवाल। तो y का मान चलो हम ले लेते हैं, आपकी इच्छा चाहे जो ले लो, और इतना उचित वैल्यू लो जिससे ग्राफ में वो संख्या दिख जाए, अट जाए। हम y का मान ले लेते हैं 7 ले लेते हैं, चलो 7 ले लिए, y के जगह 7, तो y कॉलम में 7। अब आपको रफ में निकालना होगा, y का मान अगर 7 लेंगे तो x क्या आएगा, तो यहाँ y की जगह 7 रखो तो 10 - 7, तो 10 में से 7 गए 3, यानी x बराबर 3 मिल जाएगा। एक मान और, कम से कम x के 2 मान चाहिए, y के 2 मान चाहिए, तभी खींच पाएंगे। चलो अब हम y के जगह चलो 5 ले लिए, y के जगह 5 ले लिए, तो y कॉलम में 5, तो जरा देखो x कितना आएगा। यहां मान रखो y की जगह 5, सॉल्व करो, 10 में से 5 गए 5, तो x बराबर भी 5 मिलेगा। ये जरूरत नहीं है तीसरा टेबल भरना, 2 में ही पर्याप्त है।
समीकरण 1 का टेबल बन गया। अब समीकरण 2 का टेबल बनाएंगे, तो यहाँ वही बात, टेबल बनाने के लिए तो समीकरण 2 से टेबल बनाने के लिए किसी एक चर को अकेला करो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, या तो x अकेला रखो या तो y, चलो y ही उस पार कर दें। तो x बराबर इधर ऋण y उस पार जाएगा धन y और -4, x बराबर हो जाएगा y -4। तो अब इसका टेबल बनाए, हम आपको बताए हैं उसी का मान आप अपने मन से रखोगे, आप उसी का मान अपने मन से रखोगे जो चर अकेला नहीं होगा। यहाँ x लिखना है, यहाँ y लिखना है। y अकेला नहीं तो y का मान अपने मन से, y का मान चलो 6 ले ले, 6 रख लो। तो x कितना आएगा, यहाँ 6 - 4 करो, 6 - 4 बराबर 2, तो x बराबर 2 मिलेगा। चलो अब y का मान हम ले लेते हैं, मान लो 7, y के कॉलम में 7, तो x का मान कितना आएगा, तो 7 यहाँ मान रखो, 7 - 4 घटाओ, 7 में 4 गए 3, यानी x बराबर 3 निकल के आएगा। इस प्रकार से दोनों टेबल कंप्लीट हुए। अब हम ग्राफ खींच सकते हैं। ग्राफ खींचने के लिए थोड़ा सा जगह बनाते हैं। हमें हल निकालना है, हल का मतलब x का मान और y का मान क्या आएगा, x और y का मान क्या आएगा, हमें यही पता करना है। चलिए आइए हम आपको ग्राफ बनाना सिखाएं। सबसे पहले आप ग्राफ कॉपी अगर है तो अच्छी बात है, ग्राफ कॉपी नहीं है तो आप ऐसे कॉलम बनाएंगे, एक स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे कॉपी के बीच में और एक स्लीपिंग लाइन खींचेंगे, जो अभी आपको कार्तीय तल बताए हैं। x अक्ष ax डैक्स ay डैक्स, ये y अक्ष ए ओरिजिन पॉइंट o। तो यहाँ पे आप देख लो x का अधिकतम मान इस टेबल में, x का, यहाँ हमें ग्राफ कॉपी थोड़ा सा रूल के दिखाना पड़ेगा ताकि आप समझ पाए। खैर बिना रूल भी आप लगा सकते हैं, लेकिन समझने में दिक्कत होगा। x का बड़ा से बड़ा मान इसमें 5 है, इसमें 3 है, यानी x अक्ष 5 बार तो कटना चाहिए कम से कम। ये x अक्ष 5 बार कटना चाहिए। इधर काटने की जरूरत नहीं क्योंकि निगेटिव मान कुछ है नहीं, हमें इसी OX अक्ष है और x का बड़ा से बड़ा मान 5 है, तो 5 बार कम से कम जरूर काटो जिससे ग्राफ बन पाए। 1 2 3, सभी कॉलम ध्यान दे बनाते समय एक ही साइड के होने चाहिए, लंबाई चौड़ाई 4 5। y का बड़ा से बड़ा मान 7 7, यानी y अक्ष 7 बार कटना चाहिए। धनात्मक है तो ओ वाई कटना चाहिए, ओ वाई डैश से मतलब नहीं है, उधर बनाने की जरूरत नहीं है। 1 कट हो गया, y का 2 कट हो गया, 3 कट हो गया, 4 कट हो गया, 5 कट हो गया, 6 कट हो गया, 7 हो गया, और जरूरत पड़े तो और भी बना सकते हैं आप। एक ग्राफ कॉपी हमारा तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहला समीकरण का टेबल देखेंगे। तो याद रखें x 3 है, y 7 है। पहले x का मान लो, फिर वो नीचे y का मान। x पे 3 टुकड़ा गिनना है, ये ओरिजिन पॉइंट है, ये 0 होता है, इसको 1 मत गिनना। हमें x पे 3 गिनना है, x धनात्मक है तो OX अक्ष पर गिनेंगे 3 इकाई। यहाँ पर आपका होगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। x पे 3 इकाई मतलब यहाँ आ गए, x पे 3 इकाई मतलब यहाँ आ गए, लेकिन यहीं रुकना नहीं है। फिर y पे 7 टुकड़ा गिनो, अब यहाँ से 7 टुकड़ा गिनो, अब यहाँ से 7, इसको 1 मत गिनना, यहाँ गिनो 1। y माने स्टैंडिंग लाइन पे गिनोगे 7 डिब्बा, 1 2 3 4 5 6 7।
ये आया, ये आपका हो गया। इस बिंदु का निर्देशांक होगा 3,7। क्या होगा? 3,7 यहां लिख सकते हैं आप इस बिंदु का निर्देशांक। और अगला बिंदु, ग्राफ खींचने के लिए 2 बिंदु चाहिए, अभी तक एक ही बिंदु आया है, अभी तक एक ही बिंदु मिला है। ग्राफ खींचने के लिए 2 बिंदु चाहिए। दूसरा बिंदु के लिए x पे 5 इकाई गिनो, y पे 5। x पे 5 इकाई, 1 2 3 4 5, x पे 5 और y पे 5। ऊपर चलो, 1 2 3 4 5, ये आया। ये 2 पॉइंट मिल गए हमारा। और इसका निर्देशांक आप लिख सकते हैं 5,5। अब आप स्केल लेंगे और ग्राफ खींचने के लिए केवल 2 ही बिंदु चाहिए जो कि मिल चुके हैं। स्केल से दोनों बिंदुओं को एक सीध में समायोजित करेंगे और आप एक रेखा खींचेंगे और इसका समीकरण भी लिख देना। इसका समीकरण क्या है? पहला वाला समीकरण पहले ग्राफ का समीकरण है, तो यानी x प्लस वाई बराबर 10। यहां आप दर्शा देना, यह x प्लस वाई बराबर 10 का ग्राफ है। अब इसके बाद दूसरा समीकरण का भी आप ग्राफ खींचेंगे। दूसरा समीकरण का दूसरा टेबल देखेंगे। x पे 2 चलना है, y पे 6 चलना है। x पे 2 चलना है, 1 2 चल लिए, y पे 6 चलो, यहां से गिनो, y माने स्टैंडिंग पे 1 2 3 4 5 6, यहां आ गए। एक बिंदु मिल गया, लेकिन ग्राफ खींचने के लिए 2 बिंदु चाहिए। अब अगला बिंदु देखो, x पे 3 y पे 7। x पे 3 चलो, 1 2 3, y पे 7 चलो, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे आ गया। जो पहले बिंदु मिला था उसी बिंदु के ऊपर आ गया यह बिंदु, यह बिंदु। अब फिर स्केल से इसको और इसको समायोजित करो और एक लाइन खींच दीजिए। कितना बड़ा खींचे इसका कोई नाप थोड़ी है। और इसका भी आप समीकरण दे दें। ये दूसरा समीकरण का ग्राफ है, यानी x माइनस वाई बराबर -4। ये तो ग्राफ हमने खींच दिया। अब हमें इसका हल प्राप्त करना है। हल का मतलब क्या पूछा है? लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या। तो लड़कों की संख्या x माने हैं और लड़कियों की संख्या y माने हैं, इसलिए यहां लिखेंगे लड़कों की संख्या x माने थे, लड़कों की संख्या x बराबर। अब x का मान अभी बेसिक क्लास में आपको बताए थे। x का मान कैसे लेंगे? आप ये देखो, दोनों ग्राफ किस बिंदु पे काट रहे हैं? दोनों ग्राफ एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रहे हैं। दोनों ग्राफ एक दूसरे को इसी बिंदु पे काट रहे हैं। तो जिस बिंदु पर काट रहे हैं उस बिंदु से दोनों अक्षों पर लंब डालो। लंब डालने का मतलब ये ग्राफ में लंब पहले से ही पड़ा है। तो यह बिंदु से x अक्ष पे जब लंब डाला गया तो x अक्ष को 3 इकाई पे काट रहा है। यह लंब x को 3 इकाई पे काट रहा है, तो x बराबर 3 हो गया। और लड़कियों की भी संख्या बतानी है। लड़कियों की संख्या बराबर, लड़कियों की संख्या y माने है, तो y बराबर, y कैसे आएगा? दोनों ग्राफों के कटान बिंदु से, अब y अक्ष पे जो लंब गिरा है, लंब माने सीधी लाइन, ये निकल रहा है। तो देखो y को किस इकाई पर काट रहा है, तो यहां गिनना पड़ेगा। ये तो 0 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यह लंब जो है y को 7 पे काट रहा है, तो y को 7 इकाई पे काट रहा है, तो y बराबर 7 हो गया। और x को 3 इकाई पे काट रहा था, तो x का मान कितना हो गया? 3 हो गया। अर्थात लड़कों की संख्या है 3, लड़कियों की संख्या है 7। आप सवाल सही है कि नहीं मन में चेक कर सकते हैं। पहला शर्त दोनों शर्तों को संतुष्ट करे तो आंसर सही है। पहला शर्त
लड़कों और लड़कियों की संख्या मिला के 10 बननी चाहिए। लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या दोनों मिलाएंगे तो 10 बन गया, ठीक, टोटल विद्यार्थी 10। इसके बाद एक और शर्त है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा दिखनी चाहिए। लड़कियों की संख्या 4 ज्यादा दिखनी चाहिए लड़कों से। लड़कियों की संख्या है 7 और लड़कों की संख्या है 3, जो कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है, इसलिए हमारा आंसर सही है। इस प्रकार से हम आगे भी क्वेश्चन ग्राफ वाला अगले क्लास में करेंगे। तब तक आप इसको दोहराएं और वीडियो पूरा देखा करें, डेली देखें, तब समझ में आएगा। धन्यवाद।